नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। साल 2019 के विधानसभा चुनाव जब से हुए हैं, तब से आए दिन महाराष्ट्र में कोई ना कोई राजनीतिक घटनाक्रम होते रहता है और ये ऐसा घटनाक्रम होता है कि नेशनल हेडलाइन बन जाता है। साल 2019 में जो 35 दिनों का ड्रामा था, उस दौरान पूरा देश नजरें गड़ाए हुआ था कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद पिछले साल ही शिवसेना में बगावत हो गई और इसी साल जून में एनसीपी में भी बगावत हो गई। पिछले साल जब शिवसेना में बगावत हुई थी, उसके बाद एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग होकर उन्होंने अलग गुट बनाया था और बाद में उन्हीं के गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता मिल गई। और फिर महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के गठबंधन की सरकार बन गई। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। हालांकि कुछ मंत्री पदों का बंटवारा बाकी था और साल भर यही कहा गया कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कई ऐसे विधायक थे बीजेपी की तरफ से भी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से भी, जिन्हें उम्मीद थी कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तो उन्हें मंत्री बनने का मौका मिलेगा। लेकिन इस बीच कहानी में ट्विस्ट आ गया जब इसी साल जून में एनसीपी में भी बगावत हो गई। अजीत पवार ने अपने चाचा से बगावत करके सरकार में वे भी शामिल हो गए और अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की तरह ही फिर से एक बार तीन पार्टियों की सरकार है। बीजेपी की, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की और अजीत पवार वाली एनसीपी की। अब चूंकि अजीत पवार जब आए तो उनको मिलाकर 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। अब जो पहले से शिवसेना और बीजेपी के लोग थे, उन्हें लगा कि भैया उनके हिस्से का केक खाने के लिए तो अजीत पवार के लोग भी आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि अब उनमें से कुछ विधायकों के मंत्री पद कट जाएंगे। तो इसको लेकर वे जो है उन्हें असुविधा होने लगी और उन्होंने विरोध भी किया कि अजीत पवार को नहीं लिया जाना चाहिए था। जब सरकार स्थिर थी, सरकार को कोई खतरा नहीं था, तो ऐसे में अजीत पवार को साथ लेने की क्या जरूरत थी। इस बीच में जब अजीत पवार को लिया गया तो दूसरी बात जो एकनाथ शिंदे के विधायकों को खटकी, जो शिवसेना के विधायकों को खटकी, वो ये थी कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दे दिया गया, यानी कि महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी की चाबी अजीत पवार के हाथ सौंप दी गई। अब ऐसे में इससे शिवसेना के कुछ विधायक खुलकर सामने आए, उन्होंने अपना विरोध जताया और कहा कि देखिए ये वही अजीत पवार है, जब ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार में वित्त मंत्री थे तो ये भेदभाव वाला व्यवहार करते थे शिवसेना विधायकों के साथ में। शिवसेना के विधायकों को जो है फंड नहीं मिलता था, उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता था और अब फिर से वही अजीत पवार वित्त मंत्री बन गए हैं। इन शिवसेना विधायकों का यह भी कहना था कि देखिए हमने जब शिवसेना छोड़ी, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा, तो उसके पीछे एक प्रमुख कारण जो है अजीत पवार खुद थे कि जिस तरह का भेदभाव कर रहे थे वो हमें नामंजूर था। दूसरी बात कि अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी शिवसेना पर हावी होने की कोशिश कर रही थी और जिन जिन इलाकों में शिवसेना का वर्चस्व था वहां एनसीपी अपने आप को बढ़ा रही थी, अपने आप को मजबूत कर रही थी। तो इस बात से भी बागी शिवसेना के विधायक नाराज थे। तो उनका कहना था कि जिस आदमी की वजह से हम शिवसेना छोड़कर आए, आपने उसी आदमी को अब साथ में ले लिया है और फिर से उसको वित्त मंत्री बना दिया है। तो इस बात का इन्होंने विरोध किया। इसके बाद जले पर नमक और छिड़का गया इनके ऊपर जब अजीत पवार के समर्थकों ने खुलेआम ये कहना शुरू कर दिया कि अब अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हालांकि जब उन्होंने शपथ ली तो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उसके तुरंत बाद ही जगह जगह पर बैनर्स में, पोस्टर्स में, सोशल मीडिया पर अजीत पवार के जो वफादार नेता हैं वे कहने लग गए कि जल्द ही अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और अभी 22 जुलाई को जब अजीत पवार का जन्मदिन था, तब भी उनके घर के इर्द गिर्द इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए गए कि अजीत पवार भावी मुख्यमंत्री हैं। और किसी ने तो यहां तक कर दिया कि अजीत पवार के बंगले से लेकर, मलाबार हिल में अजीत पवार के बंगले से लेकर के जो सीएम का सरकारी बंगला है, उन बंगले के बीच के रास्ते में ही अजीत पवार की तस्वीरें लगा दी, ये कहते हुए कि वे भावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये बात जो है शिवसेना विधायकों को खटक रही थी
कि इस तरह से अजीत पवार को साथ में लिया जा रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वाकई में आगे चलकर बीजेपी अजीत पवार को मुख्यमंत्री का पद सौंप देगी। क्योंकि इन तीनों पार्टियों में जो सबसे मजबूत पार्टी है, जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, वो बीजेपी है। और बीजेपी के पास में 105 खुद के विधायक हैं, इसके अलावा करीब 20 निर्दलीय विधायकों का उसे समर्थन प्राप्त है। तो एक सवाल ये उठा कि अगर मान लीजिए वाकई में एकनाथ शिंदे को हटा दिया जाता है मुख्यमंत्री पद से और अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो क्या सरकार के पास पर्याप्त आंकड़े हैं? तो इसका जवाब है हाँ। क्योंकि जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, तो एकनाथ शिंदे अपने साथ 40 विधायकों को लाए थे। इसके अलावा जैसा मैंने बताया 105 बीजेपी के विधायक थे, 20 निर्दलीय विधायक थे, तो कुल मिलाकर 145 का जो मैजिक फिगर है वो पूरा हो जाता है। महाराष्ट्र की विधानसभा 288 सीटों की है, तो ऐसे में 145 से कहीं ज्यादा सीटें सरकार को मिल रही थी और सरकार को कोई खतरा नहीं था। लेकिन जब एकनाथ शिंदे को हटा दिया जाता है और अजीत पवार को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तब भी सरकार सुरक्षित रहती है, सरकार को कोई खतरा नहीं होता है। क्योंकि अजीत पवार के साथ बताया जाता है कि इस वक्त 35 एनसीपी विधायकों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा जो विधायक अब भी शरद पवार के प्रति वफादारी बनाए हुए हैं, उनके प्रति लॉयल हैं, उनको भी अजीत पवार का खेमा अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अजीत पवार भी अगर मुख्यमंत्री रहते हैं, तब भी महाराष्ट्र की सरकार, जिसमें बीजेपी एक प्रमुख घटक दल है, वो सुरक्षित रहती है। तो क्या ऐसा खेल होगा? एक तरफ अगर महाराष्ट्र के राजनीतिक समीक्षकों की हम राय जाने तो उनका ये कहना है कि देखिए, जब एकनाथ शिंदे को साथ में लिया गया था, तो उस वक्त एक बात बीजेपी के आला कमान के दिमाग में ये थी कि बीजेपी के पास में महाराष्ट्र में कोई जो है तगड़ा मराठा चेहरा नहीं है। जो एक विनोद तावड़े थे मराठा नेता, उनको केंद्र में भेज दिया गया। इसके अलावा चंद्रकांत पाटिल जो है वो इतने फायर ब्रांड नेता नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी को जरूरत थी कि उनके साथ जो है कोई मजबूत मराठा नेता खड़ा होना चाहिए, और ऐसे में एकनाथ शिंदे को साथ लिया गया और उनको मुख्यमंत्री सीधे तौर पर बना दिया गया। लेकिन इसके बाद इस साल का जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें तो सीधे तौर पर मराठाओं की पार्टी ही बीजेपी के साथ आ जुड़ी है। क्योंकि एनसीपी की इमेज एक मराठाओं की पार्टी की रही है, और महाराष्ट्र में मराठा फैक्टर जो है काफी अहम भूमिका निभाता है राजनीति में, और जिसको भी सत्ता में रहना है, जाहिर तौर पर उसको मराठाओं का समर्थन मिलता रहना चाहिए, उसके पास मराठाओं का समर्थन होना चाहिए। तो ऐसे में जब इतने सारे मराठा नेता एनसीपी के जरिए बीजेपी को मिल रहे हैं, तो फिर एकनाथ शिंदे की वैसी जरूरत बीजेपी को नजर नहीं आती। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे को हटाया जाएगा? और अगर हटाया जा सकता है तो फिर उसके पीछे बिना क्या होगी? तो यहां पर एक बात गौर करने लायक है कि जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, तो उस बगावत के बाद एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को जो है डिस्क्वालिफिकेशन किए जाने की याचिका स्पीकर के सामने पेश की गई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में जल्द से जल्द जो महाराष्ट्र सरकार के स्पीकर, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हैं, वो इस पर जल्द से जल्द फैसला लें। अब तक वे टाल मटोल कर रहे थे, मामला आगे खिंच रहा था, लेकिन अब उसमें भी स्पीड आती नजर आ रही है, क्योंकि बीच में फिर से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा सा ये मामला रफ्तार पकड़ रहा है। तो ऐसे में अगर विधान के स्पीकर जो कि बीजेपी से हैं, राहुल नार्वेकर, वो अगर फैसला कर लेते हैं कि ये जो 16 विधायकों ने जो बगावत की है वो गैर कानूनी है, और उनको अगर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, तो जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो आगे क्या खेल होने वाला है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। बस देखना है कि ये खेल लोकसभा चुनाव के पहले होता है या फिर लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन जो अंडर करंट्स हमें देखने मिल रहे हैं, उससे ये जरूर समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक बार किसी प्रकार का भूकंप आ सकता है, जो कि पूरे देश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जो लोग महाराष्ट्र की सियासत में रुचि रखते हैं। तो ये था आज का न्यूज नशा। महाराष्ट्र से जुड़ी और इस तरह की खबरें जानने के लिए और एक्सपीरियंस देखने के लिए न्यूज नशा से जुड़े रहें। धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।